फॉग एक बार चेंज कर लेना, और इंजन का ऑयल लीक हो रहा है कि नहीं, और एक रेडिएटर, ये 3 चीज़ें आपको ज़्यादा करके प्रॉब्लम दे सकती है। और इसका मोस्ट वेलकम टू रेयर व्यू रिव्यूज। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं KTM फैन बॉयज़ के लिए। जो लोग न्यू KTM ड्यूक 200 खरीदना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि वो जान सकते हैं इसके अंदर कि लॉन्ग टर्म के अंदर KTM ड्यूक कैसी रहेगी। जो लोग सेकेंड हैंड KTM ड्यूक खरीदने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि सेकेंड हैंड ड्यूक 200 आप खरीद सकते हैं कि नहीं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अब्दुल, जो रहते हैं मुंबई के अंदर और चलाते हैं ड्यूक 200। सो जानते हैं इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस। वेलकम मिस्टर अब्दुल टू आवर चैनल। तो सबसे पहला सवाल, आपकी गाड़ी का मॉडल और अब कितना चला चुके हैं और आपको कितने में पड़ी थी ये गाड़ी? मैंने ये 2014 मॉडल है, ड्यूक 200 BS3 मॉडल है। ये अराउंड 12,500 किलोमीटर चली है अभी तक। सो आपने ये KTM खरीदने से पहले और कोई गाड़ियाँ चलाई थी? जी, मैंने बिल्कुल चलाई थी। मेरी फर्स्ट बाइक CBZ थी, उसके बाद 220 लिया था मैंने। देन थर्ड ड्यूक थी जो ऑस्ट्रिया इंजन थी। देन उसके बाद बुलेट थी। देन मैं वापस बुलेट ड्यूक पे आ चुका हूँ, बिकॉज इसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही था बाकी बाइक से। सो मैंने ड्यूक 200 सीसी में बाकी कंपैरिजन में अगर गाड़ियाँ लो तो एज़ कंपेयर ये बाइक KTM की जो 200 है वो परफॉर्मली और बाकी सब मामलों में भी इसका अलग ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जैसे कि पिकअप लो, एवरेज लो, पावर लो, कॉम्पैक्ट ले लो। देन अगर ट्रैफिक के बारे में बात करो तो बॉम्बे में ट्रैफिक फ्रेंडली का बाइक आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो आपने पल्सर 200 NS देखी थी आपने? जी, NS कंपेयर की थी मैंने इससे। सो NS का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है देखा जाए तो, बट मुझे पर्सनली KTM ड्यूक 200 ज़्यादा अच्छी लगी। लुक वाइज आई थिंक ये काफ़ी बेटर है। लुक वाइज ज़्यादा बेटर है। बस, और ख़ास करके आपका ये जो मॉडल है, एक्चुअली जो इसके फेसलिफ्ट है उसके लोग इतने फ़ैन नहीं है, ख़ास करके ये मॉडल के ही ज़्यादा लोग फ़ैन है। राइट सर। BS4 BS6 भी जो आया है, लेकिन लुक वाइज अगर आप देखो ना तो BS3 BS4 में जो ये मॉडल था ना, इसका लुक अलग ही इम्पैक्ट है इसका। और इसका एग्जॉस्ट जो नॉट है, एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी सबसे बेटर है, सबसे बेटर है, अट्रैक्टिव है। ओके, इसके जो सस्पेंशन सेटअप्स है गाड़ी के, वो आपको मतलब कैसे लगे? सस्पेंशन सेटअप भी बहुत अच्छे हैं इसके, मतलब थोड़े स्टिफ है कि टुवर्ड्स स्मूथ है, मतलब एकदम कंफर्टेबल फील होते चलाने में? मैंने इसकी राइड ली है, लॉन्ग राइड भी ली है हिट KTM से। कितना किलोमीटर आप गए? मैंने 320 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया है इसको, रत्नागिरी, बॉम्बे टू रत्नागिरी नॉन स्टॉप चलाया है। ज़रा भी मतलब मुझे सस्पेंशन में भी ऐसा नहीं लगा, बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये डबल सीट के लिए बाइक नहीं है। या एग्जैक्टली कंफर्टेबल नहीं लगता। उस पर भी हम आएंगे, सीट्स पे भी हम आएंगे बाद में। तो मतलब आपके हिसाब से सस्पेंशन एकदम सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट इन द सेंस कंफर्ट के ऊपर ट्यून किए हुए? राइट। आई थिंक ना सॉफ्ट हो गए ना ज़्यादा स्टिफ हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है, जो सीटिंग पोस्चर है वो कैसा है गाड़ी का, और इसकी गाड़ी की सीट्स कैसी है? सीटिंग पोस्चर अगर बताऊँ तो ऑनेस्टली इसका सीटिंग पोस्चर कंफर्टेबल नहीं है। BS3 BS4 का कंफर्टेबल नहीं है, इसकी प्रॉब्लम थी। बट ये जो अभी के नए मॉडल्स आ रहे हैं ना KTM में, उसमें इन्होंने सीटिंग कंफर्टेबल कराई है। बहुत फ़र्क है पहले के KTM में और अभी के KTM में। सीटिंग वाइज अगर देखा जाए तो ये कंफर्टेबल नहीं है। तो इस पर लॉन्ग राइड करना तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। लॉन्ग राइड काफ़ी करना मुश्किल है, वही बताया मैंने आपको। तो मतलब कि सिंगल आप जा सकते हो, सिंगल सीट, लेकिन डबल सीट अगर किसी को लेके जाना है लॉन्ग टूर के लिए, डबल सीट तो मतलब न्यू वाली KTM में भी आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना कंफर्टेबल होगा, बट सिंगल सीट में कंफर्टेबल है। जी, सिंगल सीट में लॉन्ग राइड कर सकते हैं, लॉन्ग राइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। पोस्चर आपको मतलब सही नहीं लगा थोड़ा गाड़ी का? जी। ओके, और सीट्स कैसी है? सीट्स थोड़ी स्टिफ टाइप है इसकी, मतलब कि थोड़ी स्टिफ है, थोड़ा स्टिफ है, थोड़ी कुछ नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअली। जी। सो नेक्स्ट है टायर्स। ये टायर्स जो थे आपने मतलब चेंज किया है कि मतलब कंपनी फिटेड ही है? मैंने चेंज नहीं किए, वो कंपनी फिटेड ही है। मतलब आपको टायर्स के ग्रिपिंग और टायर मतलब कैसे लगते हैं गाड़ी के, मतलब क्वालिटी वाइज अगर देखें तो? बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज टायर बहुत अच्छे गाड़ी के। ओके, सो अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की।
अगर इसकी गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है, हाईवे के ऊपर आप गाड़ी हाई स्पीड पे चलाते हैं तो मतलब क्या फील होता है आपको? वाइब्रेशन फील होते हैं, मतलब गाड़ी आपकी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट मिलता है चलाने में? हाउ डू यू फील व्हेन यू राइड ऑन हाईवे? सी कैसा होता है कि KTM 200 को लोग है ना क्वेश्चन करते हैं कि ये स्पोर्ट्स बाइक है या नहीं है। तो आपने पूछा ये परफॉर्म कैसा करती है हाईवे पे। सो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है ड्यूक का, तो ड्यूक 200 जिसकी ये स्टेयरिंग है बहुत छोटी स्टेयरिंग है एज़ कम्पेयर टू बाकी बाइक्स। आप 200 में बाकी बाइक्स को लोगे और इसके स्टेयरिंग को लोगे तो इसकी स्टेयरिंग बहुत छोटी है उससे, तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है ट्रैफिक के लिए है। तुम ये हाईवे पे भी आपने बात की कि ये हाई स्पीड के अंदर ये वाइब्रेट होती है या नहीं, मुझे तो अभी तक फील नहीं हुआ है वैसा वाइब्रेशन। कि मैंने लॉन्ग टूर की है उसमें मैंने इसको चलाया है 125 130 तक भी मैंने चलाया है इसको, लेकिन वाइब्रेटिंग इतनी नहीं लगी मुझे उसकी। जब आप 130 की स्पीड में थे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा था गाड़ी मिल रहा था ऑब्वियसली मिल रहा था, बिकॉज इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है कि उसके ऊपर आप बाइक कंट्रोल कर सकते हो। एक्चुअली अब आपने ब्रेकिंग की बात कर दी है तो हम जान लेते पूरी तरह से कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, क्योंकि ये मॉडल नॉन ABS है, नॉन ABS है। तो इसके अंदर आई थिंक नए वालों के ब्रेकिंग सिस्टम्स तो काफ़ी अच्छे ABS की वजह से। राइट। तो ये जो लोग ये बाइक खरीदना चाहते हैं सेकेंड हैंड के अंदर, उनके लिए मतलब आप बता सकते हो कि इनका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है गाड़ी का? ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, नॉन ABS बाइक है बट ABS को टक्कर देने जैसा इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। सो इसके आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है? राइट सर, दोनों डिस्क ब्रेक है। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग मिलती होगी आपको। बट एट द सेम टाइम जैसे ब्रेकिंग के टाइम पे ये गाड़ी कंट्रोल में रहती है कि नहीं रहती है? बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहती है। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिस टाइम पे ABS मॉडल जैसा ये ABS जैसा अपने को ब्रेकिंग सिस्टम देता है, उस हिसाब से मैंने इसको कंट्रोल किया है। सो अब बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की कि ये गाड़ी का इंजन कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो अगर ये BS3 है, इसका इंजन इतना रिफाइन नहीं है, राइट। इसमें वाइब्रेशन है थोड़े एज़ कम्पेयर टू BS4 और BS6 के अंदर। तो आप मतलब क्या कहना चाहते हो कि आपको कुछ लैक ऑफ पावर लगता है इंजन के अंदर, कि कुछ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है? सो इंजन इसका इतना रिफाइन नहीं है, थोड़ा वाइब्रेट करता है, जैसे आप जिस हिसाब से रेस दो उस हिसाब से उसका इंजन वाइब्रेट करता है। सो इसका परफॉर्मेंस कैसा है इंजन का? मतलब आपको कहीं लैग लगता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर? मतलब नहीं, लैग तो लगा नहीं मुझे कभी इसका इंजन। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि 200 सीसी है तो इसमें लैग लगना भी चाहिए, क्योंकि KTM अपने परफॉर्मेंस के लिए ही जानी जाती है ज़्यादातर। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है माइलेज, क्योंकि आजकल पेट्रोल के भाव बहुत ही ज़्यादा है। सो इस गाड़ी के अंदर एवरेज मतलब ये गाड़ी का माइलेज कैसा है? माइलेज देखा जाए तो आप सिटी में अगर चलाते हो तो आपको 30-35 इंजन पर लीटर एवरेज देती है गाड़ी, 30-35। और अगर आप ऑन हाईवे चलाते हो तो 40-45 तक का माइलेज देती है। आप जो ये माइलेज बता रहे हो, आपने ये टैंक टू टैंक कैलकुलेट किया कि खाली अंदाज़ा है? जी नहीं, मैंने टैंक टू टैंक कैलकुलेट किया, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है इसका माइलेज कुछ अराउंड 20 से 25 के अराउंड ही मिलता है। रॉन्ग है, बिकॉज 200 सीसी की बाइक है। ये लगभग मैं आपको बताया था, इसके पहले भी मैंने ड्यूक ली थी और उसका भी कंपेयर करूँ इसका भी कंपेयर करूँ तो मैंने अच्छे से इसका माइलेज निकाला है। तो ऑन सिटी में 30-35 दे रही है मुझे, और ऑन हाईवे अगर मैं लॉन्ग टूर जाता हूँ तो मेरे को 40-45 तक एवरेज दे रही है गाड़ी। तो मतलब काफ़ी आप माइलेज से सेटिस्फाई है इसके? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आप इसकी सर्विसिंग कहाँ करवाते हो? बाहर करवाते हो या कंपनी में करवाते हो? नहीं जी, मैं इसकी सर्विसिंग बाहर कराता हूँ गैरेजों में। तो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है आपको सर्विस का? सर्विस कॉस्ट मुझे अराउंड 3,500-4 हज़ार तक जाता है, ऑयल से लेके हर एक चीज़ चेंज करने तक। पूरी सर्विस मुझे 3,500-4 हज़ार में हो जाती है बाहर। और यही मैं अगर शोरूम लेके जाओ तो मेरे को 6,500-7 हज़ार रुपये। मतलब अभी तक आपने जब से यूज़ कर रहे हो आप ये गाड़ी, तो आप इसके कोई पार्ट्स वार्ट्स कुछ गए हैं, मतलब स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल? सो मैंने इसका चेंज पॉकेट एक बार चेंज कराया था, ब्रेक पैड चेंज कराए थे, और वही छोटा मोटा खर्चा जो रहता है वही। ऐसा मेरे को बड़ा खर्चा अभी तक गाड़ी ने दी नहीं है। तो आपको वो कितने का पड़ा था चेंज पॉकेट? अभी याद नहीं है, फिर भी अराउंड समझ लो ना 1,500-1,600 रुपये में मेरे काम हो जाते हैं, उससे ज़्यादा कभी मैंने तो खर्चा आपको इसका किया नहीं। मेंटेनेंस कैसा लगता है? इसका मेंटेनेंस हाई है कि मतलब नॉर्मल है? जो सोचते हैं ना कि KTM का मेंटेनेंस हाई रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। KTM का मेंटेनेंस ज़रा भी हाई नहीं रहता है, नॉर्मल बजट में ही अपना ये रहता है। जैसे कि अपन कैजुअल बाइक्स जो रहती है उसका जैसा मेंटेनेंस रहता है, उस हिसाब से ही KTM का मेंटेनेंस रहता है।
आपको इसके अंदर मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या लगती है बाइक के अंदर? पिकअप पावर, बहुत अच्छा पावर है इसका, लुक उसका, हैंडलिंग उसकी, कंट्रोल, गाड़ी रास्ता नहीं छोड़ती है। आप किस हिसाब से भी चलाओ, टर्निंग में चलाओ, घाट के ऊपर चलाओ, रास्ता नहीं छोड़ेगी गाड़ी। मुझे बाइक्स में बहुत सारी बाइक अच्छी लगती है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी सेकेंड ड्यूक है ये, और सेकेंड मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसका लुक जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर बाकी सब सारी बाइक्स को लो ना, कि 200 सीसी की बाकी सारी बाइक इससे कंपेयर करो तो ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में भी अच्छी है, लुक में भी अच्छी है, इसका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, और सबसे बेस्ट पार्ट इसका पावर। 200 सीसी में कोई सबसे ज़्यादा पावर देने वाली बाइक है तो मेरे हिसाब से KTM ड्यूक 200। और नेक्स्ट लुक अगर लेना जाए ना इसका, तो इंडिकेटर्स इसके बहुत क्लास है। जो यूनिकनेस इसके इंडिकेटर में है ना, वो मैंने LED इंडिकेटर्स जो है, राइट, बाकी गाड़ियों में, बाकी कंपनीज में मैंने नहीं देखा है जो KTM अपने बाइक्स में इंडिकेटर्स दे रही है। आपको इसके अंदर सबसे मतलब डिसअपॉइंटिंग क्या लगता है गाड़ी के अंदर कि वो बेटर होना चाहिए था? और बेटर होना चाहिए इसका सीटिंग पोस्चर। KTM में सीटिंग पोस्चर अगर सही हो जाए तो बाकी ओवरऑल गाड़ी पूरी अच्छी। सीटिंग पोस्चर और इसके मिरर बहुत छोटे दिए हैं KTM में, जितने भी मॉडल्स हैं उसके मिरर और सीटिंग पोस्चर को अगर सही करे तो बेस्ट है। और एक इसका डिसअपॉइंटमेंट है कि इसका जो चेन पॉकेट है ना, ये बाकी गाड़ियों के हिसाब से इसका ओपन है ज़्यादा, तो इसमें डस्ट जाने की वजह से इसमें बार बार मतलब काम आते रहते हैं। घड़ी मतलब उसकी सर्विसिंग करवाना पड़ती है। जी, घड़ी उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। सो नेक्स्ट है कि इसका आपको हेडलाइट पावर कैसा है, मतलब गाड़ी की जो फैक्ट्री फिटेड हेडलाइट है वो कैसी लगती है आपको? मतलब लो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो कंपनी फिटेड हेडलाइट है इसकी, लेकिन मैंने नाइट में जितना भी सफ़र किया है मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा है हेडलाइट से। उतनी पावरफुल नहीं है, विजिबिलिटी कम है, उतना पावर नहीं लगा है जितना होना चाहिए। तो आप ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको एक्चुअली इसको चेंज करा के LED पे चले जाना चाहिए, आपको नहीं लगता? लगता है जी, बिल्कुल लगता है, इसलिए हम लोग कभी नाइट टूर ज़्यादा नहीं होता है हम लोग का। इसका डिजिटल मीटर क्लस्टर है, राइट? तो उसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें बताती है? चीज़ें क्या क्या बताती है तो इंजन टेम्परेचर बताती है, और स्पीडोमीटर तो है ही है, सब गाड़ियों में रहता है, और ट्रिप है। ट्रिप कितने हैं? एक है, दो है? दो ट्रिप है। दो ट्रिप है। और इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है? डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है। ओके, तो आई थिंक और तो कुछ है नहीं इसमें, आई थिंक, राइट? इतनी चीज़ें ही आती है, राइट। तो ये एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो लोग सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं उनको आइडिया हो जाए कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है एक्चुअली। तो इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है टैंक की? फ्यूल कैपेसिटी इसकी 10.5 है। 10.5 लीटर है। ड्यूक 200 को आप 10 के 1 से लेके 10 की स्केल के अंदर आप कितना इसको मतलब पॉइंट्स दोगे आप? मेरे हिसाब से अगर इसको रेटिंग देना हो तो 10 में से 8 पॉइंट दूंगा मैं, बिकॉज इसके 2 पॉइंट यहाँ जा रहे हैं, उसकी सेटिंग पोस्चर और उसके मिरर, दैट्स इट। और कुछ भी गाड़ी में वैसा नहीं है। हेडलाइट। सो आपको क्या लगता है कि किसी को अगर सेकेंड हैंड में ये अगर ड्यूक 200 बाइक लेनी है तो वो ले सकता है? जी, बिल्कुल ले सकता है, बिकॉज सी कैसा होता है, इसकी वैल्यूएशन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। आपको कंडीशन किस हिसाब से मिल रही है उस हिसाब से उसका वैल्यू लगाना आप। और अगर किसी को KTM लेनी है, किसी का शौक है कि KTM मुझे चलानी है बट उसका बजट नहीं है, तो KTM ड्यूक 200 BS3 मॉडल के साथ जा सकता है, बिकॉज इसका पावर आप देख सकते हो, लेके आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या हिसाब से इसका पावर है। तो मतलब अगर 13, 14 या 15 का मॉडल भी मिलता है तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपके हिसाब से ले सकते हैं। इसका एक मेजर प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, ये जो जब सेकेंड हैंड बाइक आप ले रहे हो तो इसका फॉग एक बार चेंज कर लेना, और इंजन का ऑयल लीक हो रहा है कि नहीं, और एक रेडिएटर, ये 3 चीज़ें आपको ज़्यादा करके प्रॉब्लम दे सकती है। और इसका मोस्ट ज़्यादा करके ध्यान देना है आपको सेकेंड हैंड बाइक लेते हो कि इसकी वायरिंग चेंज हुई या नहीं, ये देखना है। ये सबसे मेजर पॉइंट उसका वही है। इसका KTM का यही प्रॉब्लम आता है KTM ड्यूक 200 BS3 मॉडल में, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है। ये कंडीशन में मिलना आपको बहुत मुश्किल है। तो अगर तुम्हारे को कंडीशन अच्छी चाहिए तो इसकी एक बार वायर चेकिंग करा लेना, क्योंकि पूरा मतलब सर्किट रहता है इसका, तो उस हिसाब से इसकी वायरिंग चेक करा लेना। और बाकी 2-3 चीज़ें हैं वो, और उसके अलावा बाकी गाड़ी में कोई मतलब ऐसा मेजर प्रॉब्लम आता नहीं है। ये अगर चीज़ें आपको अच्छी से मिल रही है, गो हेड, आप ड्यूक 200 सेकेंड हैंड बिंदास ले सकते हो। बजट भी मैं आपको बता देता हूँ कि अराउंड, अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी 2-3 चीज़ें बताया, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो 60
55 से 70 तक मिल जाएगा, और अच्छी कंडीशन में आपको मिल रही है तो 1 लाख तक की भी गाड़ी मिल रही है अभी भी। 2013, 14, 15 के मॉडल्स जो है वो 1 लाख तक रुके अभी मिल रहे हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। सो गाइस, अगर आप सेकेंड हैंड ड्यूक लेना चाहते हैं तो मिस्टर अब्दुल की तरफ से आपको बिल्कुल मतलब परमिशन है कि आप देख दाख के एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिलायबल बाइक है ये। परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो मतलब ओवरऑल एक अच्छी बाइक है एक्चुअली। सेकेंड हैंड में अगर आपका बजट नहीं है, आप खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हो बिल्कुल। सो मिस्टर अब्दुल, थैंक यू फॉर योर टाइम। और सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही बाइक और कार के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।